7 मई की रात पाकिस्तानियों को हमेशा याद रहेगी। जब ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत रातों रात वहां पर दिल दहला देने वाले ब्लास्ट हुए और वहां का सारा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की है, जहां पे 15 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई है और 43 अभी इंजर्ड हैं। यही भारत और पाकिस्तान की आर्मी में अंतर है। भारत की आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सेंसिबल आदमी है और वहीं पाकिस्तानी आर्मी सुअर के समान है, जिन्हें बस अपने गू में लौटने में मजा आता है। इंडियन आर्मी ने प्रिसीजन अटैक्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां पे उन्होंने साफ कहा कि ये सारे प्रिसीजन अटैक्स फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी इन नेचर हैं। यानी इन अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट पे हमला करने के लिए किया गया और अगर पाकिस्तान इस पे कोई एक्शन नहीं लेता तो हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को क्लियर करते हैं कि जो हमने स्ट्राइक्स की वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थी। हमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हमला नहीं किया है और ना ही इसमें किसी भी सिविलियन की जान गई। There will be no collateral damage and each of the target was a specific building. No military establishments were targeted. लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे हर एक मस्जिद में उनकी बहू और बेटियां थी, पता नहीं क्यों रात को 2 बजे, और उन सबकी जान चली गई है। वैसे तो इनकी मस्जिदों में लड़कियों का जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन इस समय हर मस्जिद के अंदर रात को 1 बजे लड़कियां थीं। और फिर अपने इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के बाद वो पूंछ पे अटैक करते हैं और इनोसेंट सिविलियंस की जान लेते हैं, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के इस मूव के बाद इतना तो क्लियर है कि अब ये टेंशंस और एस्केलेट होने वाली हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो कौन जीतेगा? दोनों ही देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो किसके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और कौन इस वॉर को कितनी ज्यादा सरवाइव कर सकता है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम दोनों ही सेनाओं का एक कंपैरेटिव स्टडी शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम लोग ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया नंबर 4 पे आता है। कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान इस लिस्ट में नंबर 9 पे आता था, लेकिन 2025 की जो लेटेस्ट रैंकिंग्स निकली हैं उसमें इसकी रैंक और घट के 12 हो गई है। अगर हम लोग दोनों देशों के डिफेंस बजट में कंपैरिजन करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन अगर कुछ और मीडिया आर्टिकल्स को भी देखें तो वो 80 बिलियन यूएस डॉलर्स तक भी इंडिया के डिफेंस बजट को क्लेम करते हैं। वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान का डिफेंस बजट देखें तो वो 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक साल में अपने डिफेंस बजट में जितना खर्च करता है उतना पाकिस्तान को खर्च करने में 10 साल लगेंगे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत अपना डिफेंस बजट सिर्फ सैलरीज और बाहर से इक्विपमेंट्स को खरीदने में खर्च नहीं करता है, बल्कि हमारे डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा चंक R&D में भी खर्च हो रहा है। और हैल, DRDO और L&T जैसी कंपनीज स्वदेशी हथियार बना रही हैं और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और अगर हमें ग्रो करना है तो हमें भारत का डिफेंस बजट अभी के लिए 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और पाकिस्तान का 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो डिफेंस बजट है उसमें सबसे ज्यादा उनका खर्चा चाइना से लोन लेके इक्विपमेंट को खरीदने में ही यूज होता है। IMF की कंडीशंस, इन्फ्लेशन और गिरती इकोनॉमी के कारण पाकिस्तान बहुत समय तक एक वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर एक फुल स्केल वॉर हफ्तों तक चले तो भारत उसको सस्टेन कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये तो बात हुई इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन अब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों ही देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पास कितने ज्यादा इक्विपमेंट्स है और कौन वॉर के लिए कितना ज्यादा रेडी है। भारत के पास आज करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जो चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाते हैं। इसके अलावा भारत के पास 11 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं, यानी ये लोग जब चाहे एक्टिव हो सकते हैं। और इन सब के अलावा हमारे पास BSF और CRPF जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जो बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटीज को संभालते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास केवल 6.5 लाख की एक्टिव फोर्स और 5 लाख की रिजर्व फोर्स है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन वो अभी इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान इंटरनली काफी चीजों से लड़ रहा है, चाहे वो सिंध, खैबर पख्तून और अफगानिस्तान के लोगों से हो। पाकिस्तान की रिजर्व फोर्सेस और जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। इसी वजह से फ्रंटियर कॉर्प्स जैसी उनकी संस्थाएं
अभी वॉर के लिए उतनी रेडी नहीं है। तो मैन पावर के मामले में इंडिया ना सिर्फ आगे है बल्कि हमारे पास पाकिस्तान से दुगनी मैन पावर है। अब अगर हम लोग फायर पावर की बात करें तो हमारे पास 4000 के लगभग मॉडर्न टैंक्स, जिसमें रशिया और फ्रांस के साथ बनाया गया T-90 और स्वदेशी टैंक अर्जुन शामिल है। ये दोनों ही टैंक थर्ड जनरेशन टैंक्स है और बहुत ही एडवांस्ड है। वहीं पाकिस्तान के पास 2687 टैंक्स हैं, जिसमें अल खलीज जैसे उनके पास कुछ मॉडर्न टैंक्स हैं, लेकिन उनके काफी सारे टैंक्स काफी पुराने सोवियत के टाइम के हैं। भारत के पास 6700 से ज्यादा आर्टिलरी यूनिट। अब आर्टिलरी यूनिट्स आप बहुत बड़े गन्स की तरह बोल सकते हैं, जिनमें हम लोग बहुत बड़े बड़े शेल्स डालते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजिव्स भरे होते हैं और वो काफी दूर तक एक प्रोजेक्टाइल में उस एक्सप्लोजिव को फायर करते हैं। तो ऐसी 6700 से ज्यादा आर्टिलरी यूनिट्स हमारे पास हैं, जिसमें K9 वज्रा जैसे मॉडर्न सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और धनुष जैसे इंडिजिनस सिस्टम्स शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास केवल 3600 आर्टिलरी यूनिट्स हैं और उसमें से भी कई आउटडेटेड हैं। इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल्स हैं जो सुपरसोनिक हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करती हैं और दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देती। वहीं पाकिस्तान के पास बाबर नाम की क्रूज मिसाइल है जो कि सबसोनिक है, लिमिटेड रेंज की है और उसका डिप्लॉयमेंट भी बहुत कम है। यानी चाहे टैंक्स की बात हो, गन्स की बात हो, आर्टिलरी की बात हो या मिसाइल्स की, भारत हर जगह पे पाकिस्तान से आगे है। अगर हम लोग फायर पावर की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ एक एस्पेक्ट में हमसे आगे है और वो ये है कि पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या ज्यादा है और इंडिया के पास कम है। अब आर्टिलरी भी दो टाइप की होती है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और एक टोड होती है। सेल्फ प्रोपेल्ड में क्या होता है कि जो आर्टिलरी होती है, जो बहुत बड़ी सी गन होती है, उसमें उसी का सिस्टम होता है जहाँ पे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन टोड आर्टिलरी में हमें उसे किसी गाड़ी में बांध के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है वो पाकिस्तान के पास थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल आर्टिलरी नंबर्स की बात करें और आर्टिलरी फायर पावर की बात करें तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया उसमें बहुत आगे है। अब हम लोग एयर फोर्स और एयर पावर की बात करते हैं। एयर वॉर्स का फैसला सेकंड्स का होता है और इसमें इंडिया का पलड़ा भारी है। इंडियन एयर फोर्स के पास 2286 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 580 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। रफेल, सुखोई, मिराज, तेजस, हर टाइप की फ्लीट हमारे पास है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और प्रिसिजन स्ट्राइक करने की एबिलिटी भारत को एक रीजनल डोमिनेंस देती है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जहां पे उसके पास 350 के आसपास फाइटर जेट्स हैं, जिसमें अमेरिकन मेड F-16 और चाइनीज मेड JF-17 शामिल हैं। F-16 एक बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में है। और जहां तक बात रही चाइनीज मेड JF-17 के बारे में, तो JF-17 दिखने में तो स्लीक जरूर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज में बहुत सारी कमियां हैं। उसके वेपन इंटीग्रेशन, रेडार्स और सर्वाइवल कैपेबिलिटीज भारतीय जेट्स के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती हैं। यानी अगर आसमान में भी जंग छिड़े तो पाकिस्तानी जेट्स को जमीन देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब हम लोग नेवी पे आ जाते हैं। इंडिया की नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है, यानी वो अक्रॉस ग्लोबल मैरिटाइम जोन्स में अपनी पावर को असर्ट कर सकता है। यानी कि इंडियन नेवी की पावर सिर्फ अपने समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। हमारे पास INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी हाल ही में एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हमारी नेवी में शामिल हो चुका है और पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। 150 से भी ज्यादा युद्धपोत और 17 से भी ज्यादा सबमरीन्स, और वो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ। ये हमारे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 50 के करीब वॉरशिप्स हैं और 8 के करीब सबमरीन्स हैं और उसमें से भी काफ़ी सारी पुरानी हैं और ऑपरेशंस के लिए वो कितनी रेडी हैं ये शायद उनको भी नहीं पता होगा। इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान की नेवी को एक ग्रीन वाटर नेवी बोला जाता है, जिसकी पावर केवल अरेबियन सी तक सीमित है और केवल अपने कोस्टल डिफेंस के लिए वो अपनी पावर को यूज कर सकती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जहां इंडिया की नेवी शार्क के समान है, वहीं पाकिस्तान की नेवी उसके सामने एक छोटी मछली है। पाकिस्तान को अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो आइए इसका भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर दोनों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और किसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। न्यूक्लियर पावर के हिसाब से देखें तो दोनों ही देश बराबर हैं और दोनों ही देशों के पास 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स होने का अनुमान है। लेकिन दोनों देशों में फर्क यह है कि भारत एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है, यानी जब तक भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं होगा तब तक हम लोग न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अपनाता और पाकिस्तान बोलता है कि जब भी वो थ्रेटेंड फील करेगा या
फिर जब भी उसे ऐसा लगेगा कि उसकी देश की इंटीग्रिटी खतरे में है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने से पीछे नहीं हटेगा। और पाकिस्तान की आर्मी और पार्लियामेंट के लोग ये कई बार धमकी दे चुके हैं कि उन्होंने जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल अपना बना रखा है वो केवल और केवल इंडिया के ऊपर यूज करने के लिए ही बना रखा है। भारत के पास अग्नि मिसाइल की सीरीज है जिसमें से अग्नि 5 की रेंज 5200 किलोमीटर बताई जाती है, और चाइना तो ये भी क्लेम करता है कि भारत अग्नि 5 की रेंज को कम करके बताता है, और चाइना के ही अनुसार अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। और भारत अभी अग्नि 6 पर काम कर रहा है, जिसके बाद से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास शाहीन 3 नाम की एक मिसाइल है, और वो विदेशी हेल्प की मदद से उसे 3000 किलोमीटर तक पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास NSAR नाम की एक टैक्टिकल न्यूक्लियर यूनिट भी है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, और इसे युद्ध के मैदान पे एक बहुत ही छोटे स्तर पर हमला करने के लिए बनाया गया है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि हम जल, थल और वायु तीनों ही तरफ से परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं और बार बार उसकी धमकी भी देता है, लेकिन उसकी डिलीवरी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अभी कल की ही न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया तो उसकी अगली रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की अपने मिसाइल्स और ड्रोन से, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया। वहीं जब भारत ने वापस से रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के हथियार जो वो चाइना से मेनली इंपोर्ट करता है वो कितने इफेक्टिव हैं। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, हम एक कन्वेंशनल वॉरफेयर को जीतने के लिए पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक गंदी आदत ये है कि पाकिस्तान पहले खुद से चीज़ों को एस्केलेट करता है, और जब हम लोग बदला लेते हैं, जब हम लोग जवाब देते हैं, और जब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अब ये हमारे कंट्रोल से ऊपर जा रही है सिचुएशन, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया के सामने रख देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम चला देंगे। अब इससे होता यह है कि पूरी दुनिया में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और पूरी दुनिया दोनों देशों को ये समझाने लगती है कि बातचीत से मामला निपटाओ और लड़ाई झगड़ा बंद करो। और अगर अभी का केस देखा जाए तो फिर से पाकिस्तान यही कर रहा है, और फिर से पूरे वर्ल्ड लीडर्स दोनों देशों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम भी दिखाता है, लेकिन फिर वो भारत के इनोसेंट सिविलियंस को भी मारता है। तो ये जो दोगलापंथी पाकिस्तान करता है और फिर पूरी दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का रोना रोने लगता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये पूरी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा थ्रेट फील करती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये हरकतें करता रह गया, अपनी तरफ से चीज़ों को एस्केलेट करता रह गया, तो जल्दी ही एक वॉर लाइक सिचुएशन तो दोनों देशों के बीच में आनी ही है। इनफैक्ट जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, और जब हमने भी दोबारा से एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया है, फिर भी हमारी आर्मी ने यही बोला है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से एस्केलेट नहीं करता है तो वॉर नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है, वॉर एमिनेंट है। बस हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये वॉर न्यूक्लियर ना हो और कन्वेंशनल ही हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो हमारे चैनल हाइपर हंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।